क्या तुम भी यहाँ से भागने का कोई प्रोग्राम बना रहे हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, शारिक ने नफी में सारी ला दिया। तो फिर मैं भी ऐसा नहीं कर सकती, समीना ने जवाब लिया। वो कुछ देर तक वहीं खड़े बातें करते रहे। फिर शारिक ने आनी अलमारी बंद कर दी और लकड़ी वाली अलमारी भी छिड़का कर उसकी जगह पहुंचा दी। वो दूसरे कमरे में आकर काफी देर तक बातें करते रहे। फिर शारिक उठते हुए बोला, मैं काम से जा रहा हूँ, वापसी शाम तक होगी और यह भी मुमकिन है कि रात को भी ना आ सकूं। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। समीना भी एक झटके से उठ गई। मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकती, दम घुटने लगता है मेरा। ठीक है, शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो फिर तैयार हो जाओ, लेकिन इस चीज का खास ख्याल रखना जिसकी निशानदेही गुज़िश्ता रात को नौलखा ने की थी। उसका मतलब समझकर समीना का चेहरा सुर्ख हो गया। मुंह से घूरती कमरे में दाखिल हो गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो तकरीबन आधे घंटे बाद तैयार होकर बाहर निकली। पैंट शर्ट में वाकई उसका उलिया बदल गया था। उसने मूंछें भी बड़े सलीके से ऊंट पर चिपकाई। सर पर गोल्फ कैप और आंखों पर तारीक शीशे वाली ऐनक वही खूबरू नौजवान लग रही थी। पैरों में जोगर्स की वजह से वो अपने असल कद से कुछ और भी लंबी नजर आ रही थी। गुड। शारिक ने तो सीधी नजरों से उसकी तरफ देखा। इस वक्त तो वाकई तुम लड़का लग रही हो। कोई ऐसा निशान नजर नहीं आता जिससे तुम पर लड़की होने का शुबा हो सके। अब तो मैं न जाने क्या से क्या बनती रहूंगी, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। यह अच्छी बात है कि तुमने हालात को समझना शुरू कर दिया है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा और वो दोनों बाहर निकल आए। बरामदे का ताला लगाकर उसने चाबी ऊपर वाली चौखट पर रख दी और बाहर आकर बैरूनी गेट बंद कर दिया। वो गली में चलते हुए सड़क पर आ गए और फिर मेन रोड के बस स्टॉप पर पहुंच गए। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। कई रोज बाद मौसम इस कदर खुशगवार हुआ था। वो कुछ देर तक बस स्टॉप पर खड़े रहे। फिर जैसे ही खाली रिक्शा वहां कर रुका, शारिक तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया, क्योंकि इस वक्त एक और आदमी भी रिक्शे की तरफ बढ़ रहा था। कितने जाना है बाबूजी? रिक्शे वाले ने मुड़कर शारिक की तरफ देखा, जो रिक्शे में बैठ चुका था। माल रोड काफी है उसके पास। शारिक ने जवाब दिया और समीना के लिए जगह छोड़कर दूसरी तरफ सिरक गया। रिक्शा मुख्तलिफ सड़कों पर घूमता हुआ पीजीओ के करीब से माल रोड पर आ गया और फिर काफी हाउस के सामने रुक गया। वो दोनों नीचे उतर आए और सड़क पार करके अनारकली की तरफ चल पड़े। अनारकली में बड़ी रौनक थी। छाबड़ों वालों ने पूरी सड़क रोक रखी थी। लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए चल रहे थे। समीना को भी कई धक्के लगे, मगर वो खामोशी से चलती रही। उसे याद आ गया कि एक मर्तबा वो अपनी एक सहेली के साथ यहाँ आई थी, तो सामने से आने वाले एक औबाश ने उसे तंदे से टक्कर मारी थी और फिर समीना और उसकी दोस्त ने उस औबाश की वो धुनाई की कि वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा था कि आइंदा किसी औरत को नहीं छेड़ेगा। और आज तो समीना को चलते हुए कई लोगों के धक्के लगे थे, मगर वो खामोशी से चलती रही थी। शारिक रेडीमेड गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। वो अपने और समीना के लिए कुछ पैंट शर्ट्स खरीदना चाहता था। अपनी कमर का साइज तो उसे मालूम था। उस रोज बेहद अंदाजन समीना के लिए पैंट ले गया था, जिनमें एक नाइट थी और एक दीवली। समीना ने इस वक्त वो दीली पैंट पहनी हुई थी, जिसे बेल्ट की मदद से काबू में रखा गया था। सेलमैन समीना की कमर के गिर्द एंची टेप लेकर साइज लेने लगा तो समीना एकदम पीछे हट गई। उसने टेप खुद ले लिया और उसे कमर पर लपेटने लगी। शारिक ने उसके लिए 6 पतलूने और शर्ट्स खरीदी। समीना ने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि उसके ख्याल में अब उसे यही लिबास पहनना था। उसके साथ वाली दुकान से जोगर का भी एक जोड़ा खरीद लिया गया। जाहिर है वो सैंडल वगैरह तो अब नहीं पहन सकती थी। दूसरे मर्दाना जूते उसे अच्छे नहीं लगते थे और जोगर उसे पसंद आए। वो अनारकली में चलते हुए एबक रोड पर मुड़ गए। उस तंग सी गली में मुड़ते ही एक दीवार के साथ धायद मुख्तसर जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक का बाजार था। कई साल पहले महज कब्र थी जिसका कोई पुरसान हाल नहीं था और कोई नहीं जानता था कि हिंदुस्तान के एक फरमानरवा की कब्र है। कब्र के साथ जो थोड़ी सी खुली जगह थी, वहाँ एक मलंग ने डेरा जमा रखा था, जहाँ हर वक्त चरस के सिगरेट फूंके जाते और बांग घोटी जाती। पाकिस्तान के एक साबिक सदर अयूब खान ने उन तारीखी यादगारों की तरफ तवज्जो दी। उनके तहफ़्फ़ुज़ और तज़य्युन व आराइश का काम शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र के साथ कुछ जगह हासिल करके दीवार उठा दी गई थी, जिस पर कई जगह कुतुब मीनार का सिंबल बना दिया गया था। जगह अगरचे बहुत कम थी, मगर बहरहाल एक तारीखी यादगार को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। उसी गली में चंद कदम चलने के बाद ही शारिक रुक गया। क्या हुआ? समीना ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा दिमाग भी खराब हो गया है, शारिक पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला। 20 मरतबा यहाँ आने के बावजूद मैं गलत गली में आ गया हूँ। वो दोबारा अनारकली में आ गए और कुछ फासले तय करने के बाद एक और गली में आ गए। उसी गली में दाईं तरफ सुहेल का रेस्टोरेंट था। वो दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। उस वक्त सुहेल काउंटर पर बैठा हुआ था। दोपहर का 1:30 बज रहा था और रेस्टोरेंट में खासा रश था। शारिक उसकी तरफ देखता वो ऊपर जाने वाले गोश्त जीने की तरफ बढ़ गया। शमीना का ख्याल था कि ऊपर फैमिली रूम होगा। फिर यकायक उसे ख्याल आया वो चूंकि मर्दाना उलिये और लिबास में थी, शारिक उसे फैमिली रूम में ले जाने की हमाकत नहीं कर सकता। एक और ख्याल भी आया कि ऊपर भी कोई गैलरी वगैरह होगी।
जीने की इख्तिताम पर मुख्तसर सी गैलरी के बाद वो एक दरवाजे में दाखिल हुए तो समीना चौंके बगैर ना रह सकी। ये रेस्टोरेंट की गैलरी नहीं, कोई रिहायशी कमरा था और ऊपर बड़े सलीके से एक कमरा आरास्ता था। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? समीना इधर उधर देखने लगी। कल रात मैंने तुम्हें चंद ऐसे लोगों से गिलवाया था जो जराइम की दलदल में फंसे हुए थे। उनके हाथ खून में रंगे हुए हैं, सफाक और बेरहम इंसान, जो एक दो नहीं कई 23 संगीन लम्हात में पुलिस को मतलूब है। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें ऐसे दोस्त से मिलाने वाला हूँ जिसका जराइम की दुनिया से दूर का भी कोई वास्ता नहीं। वो एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी है। तुम उससे मिलकर यकीनन बहुत खुश होगी। शारिक ने कहा, बैठो, यहाँ तकल्लुफ की जरूरत नहीं। समीना ने अपने हाथों में पकड़े हुए शॉपिंग बैग पलंग पर रख दिए और एक कुर्सी पर बैठ गई। शारिक भी अपने हाथ का शॉपिंग बैग एक तरफ डालने लगा और दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद सोहेल कमरे में दाखिल हुआ। हेलो सोहेल, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त से मिलो, समीन जान। और समीन, ये मेरा दोस्त सोहेल है। सोहेल ने मुस्कुराते हुए समीना की तरफ हाथ बढ़ा दिया। समीना को झिझकी, फिर शारिक की तरफ देखते हुए उसने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। सोहेल उसे हाथ मिलाते हुए चौंका। बड़ा नाजुक और नरमो मुलायम हाथ था, बड़े नाजुक और बई। सोहेल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अल्लाह मियां ने तुम्हें लड़की बनाते बनाते अपना इरादा बदल दिया हो। कुछ ऐसा ही लगा है। समीना भी जवाब में मुस्कुरा दी थी। खाना वगैरह खाया या नहीं? सोहेल ने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। अभी नहीं खाया, शारिक ने कहा, बल्कि मैं तो ये तय करके निकला था कि दोपहर का खाना तुम्हारे पास ही खाया जाए। मैं अभी भेजता हूँ, सोहेल ने कहा, तुमसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है। सोहेल नीचे चला गया और शारिक समीना को सोहेल के बारे में बताने लगा। समीना हैरत से सब कुछ सुन रही थी। एक तरफ तो शारिक कातलों, खूनियों और स्मगलों में घिरा हुआ था और दूसरी तरफ सोहेल जैसे लोग भी उसके दोस्त थे। क्या ये तुम्हारे बारे में नहीं जानता? समीना ने कहा, सब कुछ जानता है। शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कई मर्तबा समझाने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन अब इसने भी खामोशी इख्तियार कर लिया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, बात यह है समीना कि हम जैसे लोग इस घिनौनी जिंदगी को छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले तो ये कानून के मुआविज़ाने कहीं टिकने ही नहीं देंगे। जिस तरह भेड़िया के मुंह को खून लग जाने के बाद वो खतरनाक हो जाता है ना, बिल्कुल यही मिसाल पुलिस वालों की है। इनके मुंह को हराम लग चुका है। ये लोग रिज़्क़े हलाल खा ही नहीं सकते क्योंकि इन्हें हजम ही नहीं होती हलाल की रोटी। ये आराम खाने के आदी हो चुके हैं और ये लोग हम जैसे लोगों को चैन से बैठने नहीं देते। हमारे लिए इद्दत की जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद करने वाले यही लोग हैं। अगर खूनख्वार भेड़िए से ये कहा जाए कि वो खूनख्वारी छोड़ दे तो शायद बात मान ली जाए, लेकिन ये पुलिस वाले किसी सूरत ऐसी कोई बात नहीं मानेंगे। इनके हाथ में कानून है जिसकी आड़ में ये शुरफा की पगड़ियां उछालते रहेंगे और मासूम और बेगुनाह लोगों को जराइम की दलदल में धकेलते रहेंगे। शारिक मजीद कुछ कहना चाहता था मगर उसी लम्हे रेस्टोरेंट का एक वेटर खाने की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। उसने काफी टेबल पर खाना लगा दिया और दूसरे कमरे में फ्रिज में रखी हुई पानी की ठंडी बोतल भी ला कर रख दी। कुछ और तो नहीं चाहिए सर जी? वेटर ने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। नहीं, किसी चीज की जरूरत होगी तो बता दूंगा, शारिक ने जवाब दिया। सोहेल ने 2-3 सालन भेज दिए थे, चिकन, शाम के अलावा माश की भुनी हुई दाल भी। उन्होंने इधर से 11 बजे के लगभग नाश्ता किया था, लेकिन इस वक्त वाकई उन्हें भूख लग रही थी। दोनों ने खूब सैर होकर खाना खाया। खाने के थोड़ी देर बाद समीना गुनूदनी सी महसूस करने लगी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँग रही थी। मेरा ख्याल है तुम थक गई हो, सोना चाहो तो सो जाओ, हम शाम को यहाँ से चलेंगे। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ वाकई मुझे बड़े जोर की नींद आ रही है। समीना ने कहते हुए जोगर्द उतार दी और पलंग पर लेट गई और कुछ ही देर बाद वो नींद की आरोश में पहुंच लगी थी। उसके चंद ही मिनट बाद सोहेल कमरे में आ गया। वो देर तक बदम लहजे में शारिक से बातें करता रहा। समीना के बारे में उसने सिर्फ एक आध सवाल ही किया था, जिसके जवाब में शारिक ने बताया था कि वो इसका दोस्त है और बाएं से आया हुआ है। सोहेल उसके जवाब से मुतमईन हो गया और शारिक को भी ये जानकर इत्मीनान हुआ था कि सोहेल समीना की असलियत नहीं जान सका था कि वो औरत है या मर्द। रात 9:30 बजे वो खाना खा कर सोहेल के रेस्टोरेंट से निकले थे। उसी तक घर आए, लेकिन घर में दाखिल होने के चंद ही मिनट बाद शारिक एक बार फिर कहीं जाने के लिए तैयार हुआ तो समीना ने घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। अब कहाँ जा रहे हो? मैं जरा डेरे का चक्कर लगा कर आता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगा, शारिक ने जवाब दिया। क्या मैं? नहीं, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, शारिक कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शारिक के जाने के बाद समीना ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कपड़े तब्दील करने लगी। कपड़े तब्दील करने के बाद उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो आंखों के गिल स्याल के देखकर चौंक गई। उसने किचन में आकर चाय बनाई और कप लेकर अपने कमरे में आ गई। पलंग की पट्टी पर बैठकर चाय पीते हुए वो सूखे हाल का जायजा लेने लगी। शारिक ने ठीक ही कहा था कि जराइम की इस दलदल में फंसने के बाद किसी के लिए बाहर निकलना मुमकिन नहीं होता। शारिक ने अपने बारे में जो कुछ भी बताया था वो गलत नहीं था।
एक नागंदा जुर्म की सजा भुगतने के बाद वो शराफत की जिंदगी बसर करना चाहता था, लेकिन कानून के मुआफियों ने उसे इसका मौका फराहम नहीं दिया और उसे जराइम की इस दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना उसके लिए मुमकिन अब नहीं था। और अब समीना भी अपने आप को ऐसे ही हालात में गिरफ्तार पा रही थी। उसके खाते में भी कुछ जराइम लिखे जा चुके थे और किसी ना किसी तरह वो इन जराइम में मुलव्वस थी। शुरू में अगर वो पुलिस से राब्ता करके शारिक के बारे में सूरत-ए-हाल से आगाह कर देती तो उसके बच जाने की इम्कानात ज्यादा थे, लेकिन उसने किसी अनजाने खौफ की वजह से पुलिस से राब्ता नहीं किया था, जिसके नतीजे में वो गैर दानिस्ता तौर पर इस दलदल में तंसती चली गई थी। वो अपनी सूरत-ए-हाल का तमाम तर जिम्मेदार शारिक को ठहराती थी, लेकिन अब वो इस नतीजे पर भी पहुंची थी कि इसमें ज्यादा कसूर उसका अपना था या शायद शारिक की चाहत थी, जिसने उसे शारिक के खिलाफ कोई कदम उठाने से बांध रखा था और अब वो उसके पहलू में खड़ी थी। समीना महसूस कर रही थी कि अब वो हालात से समझौता कर रही थी। उस रात शारिक ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद तो अब उसके लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि वो अपने माँ बाप के घर का रुख कर सकती। ये सब सोचते उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांप निकल गया, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था जिस पर उसने चलने का फैसला कर लिया था। शारिक घर से निकलकर पहले निस्बत रोड पहुंचा। उसने रिक्शे में बैठे माजिब गुर्जर के डेरे का जायजा लिया। वहां तारीकी थी, जबकि आम हालात में इस वक्त डेरे पर डाकू की आमदोरफ्त रहती थी। मुनशियात के अड्डों पर पुलिस के छापे पड़ते ही रहते थे, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि छापा मारने के बाद पुलिस जैसे ही वहां से हटती है कारोबार दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ इस वक्त सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ नजर आती थी। किसी गांव का तो क्या, कारोबार करने वालों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। शारिक के ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि माजे गुज्जर के उस अड्डे पर इस मर्तबा कार्रवाई बहुत ऊपर से हुई थी। उस रिक्शा ड्राइवर को द्वाल मंडी चलने को कह दिया। कोई माल वगैरह चाहिए था बाबूजी। रिक्शा ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। ये अड्डा तो बंद हो गया। कल बड़ा जबरदस्त छापा पड़ा था यहाँ। 3 बंदे मारे गए थे, 2 अड्डे वालों के और 1 पुलिस वाला। अगर जरूरत हो तो मैं आपको ग्वाल मंडी ले चलूं। चलो, मैंने तुम्हें ग्वाल मंडी चलने के लिए कहा था, शारिक ने कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था बाबूजी, क्या आपने मुझे ग्वाल मंडी चलने को कहा। ड्राइवर ने सीधा होकर बैठते हुए कहा, ग्वाल मंडी में मौलवी हमीद का होटल है, छोटा सा, उससे आपको मिल जाएगा। चल यार, रिक्शा आगे बढ़ा, मेरा दिमाग न चाट। शारिक ने खुश्क लहजे में कहा। रिक्शा हरकत में आ गया और कुछ ही देर बाद वो ग्वाल मंडी पहुंच गया। शारिक ने चौक से पहले रिक्शा रुकवा लिया। वो ड्राइवर को पैसे दे रहा था और ड्राइवर उसे मौलवी हमीद के होटल का पता समझा रहा था। ठीक उसी में एक औरत और एक मर्द रिक्शे के करीब आ गए और इस तरह शारिक को रिक्शे ड्राइवर की मजीद बातें सुनने से निजात मिल गई। रिक्शा जाने के बाद शारिक चलने में वहां खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चौक की तरफ चलने लगा। चौक पार करके वो अगली सड़क पर आ गया। वहां से चंद गज आगे मौलवी हमीद की चाय की दुकान थी। अदरची सब ठीक 11 बज चुके थे, लेकिन फुटपाथ पर पड़ी हुई तमाम कुर्सियां भरी हुई थी। महल्ले के बेफिक्र नौजवान चाय पीते हुए खुश गपियों में मसरूफ थे। कुछ नौजवान पान के खोखे के सामने खड़े थे। मौलवी हमीद भी मौजूद था। वो चूल्हे वाले चबूतरे के पीछे खड़ा चाय बनाने में मसरूफ था। काउंटर नुमा कंक्रीट का ये चबूतरा एले शेप का था। एक काउंटर पर चूल्हे बने हुए थे जहाँ चाय बनाई जाती थी और दूसरे काउंटर पर बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। उस काउंटर के निचले हिस्से में पैसों वाला संदूकचा था। उस काउंटर में मौलवी हमीद ने एक ऐसी जगह बना रखी थी जहाँ हेवन रखी जाती थी। एक मेज से 2 नौजवान उठकर चले गए। शारिक उसी मेज के करीब एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। लड़का पहले से मेज पर पड़े हुए चाय के खाली गिलास उठाने के लिए आया तो शारिक से चाय के लिए कह दिया। वो लड़का शारिक को नहीं जानता था। कुछ देर बाद खामोशी से शारिक के सामने चाय का गिलास रखकर चला गया। शारिक चाय पी रहा था कि मौलवी हमीद का वो मुलाजिम आ गया जिसकी अदम मौजूदगी में काउंटर संभाला करता था। वो शायद किसी काम से गया हुआ था। करीब से गुजरते उसने शारिक को बैठे देखा तो ठिठक गया। उसने मौलवी हमीद के पास जाकर कोई सरगोशी की। मौलवी हमीद ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा, फिर काउंटर के पीछे से निकलकर दुकान के बाहर आ गया। मुतादी गांव से चारों तरफ देखा, फिर तेज कदम उठाता शारिक के करीब आ गया। शारिक बाबू, तुम कब आए हो? उसने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। धंधा कैसा है तुम्हारा? धंधा तो कल रात से बंद कर रखा है शारिक बाबू, मौलवी हमीद ने जवाब दिया। कल रात जब पुलिस ने मुझे गुजर के अड्डे पर छापा मारा था तो थाने वालों ने अपने इलाके में इधर उधर भी हाथ मारना शुरू कर दिए थे। एक पुलिस वाले ने आकर मुझे भी बता दिया था। मैंने उसी बात मार ठिकाने लगा दिया। आज शाम को पुलिस ने यहाँ छापा मारा था मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। बेचारे मायूस होकर चले गए। और माजे गुजर के आदमियों का क्या हाल है? शारिक ने पूछा।
उनका अड्डा तो कल रात ही से बंद है, सब तितर बितर हो गए। मौलवी अमीन ने जवाब दिया, लगता है इस मर्तबा बड़ी जबरदस्त किस्म की कार्रवाई हुई है। और हाँ, एक बात और बताना न भूल ही किया, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मुझे खुद जाना पड़ता। जामात, शायर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। माथे बुज्जर के आदमी तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा पहले का एक आदमी वो सामने वाले बिजली के खंबे के पास खड़ा था। मौलवी अमीन ने इशारा किया, उन लोगों से होशियार रहना शारक भाऊ, बड़ी सख्त चोट पड़ी है इस मर्तबा गुज्जर को। उसका ख्याल है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसे लोगों से निमटना अच्छी तरह जानता हूँ। शारक ने कहा। वो कुछ देर बैठा मौलवी अमीन से बातें करता रहा और चाय भी पीता रहा। फिर चाय का आखिरी घूंट भरकर उसने खाली गिलास बेज पर रखा और उठ खड़ा हुआ। मौलवी अमीन से रुखसत होने के बाद शारिक सीधा बुदंग पहुंचा। उसने इस बात का ख्याल रखा था कि कहीं उसकी निगरानी तो नहीं हो रही, मगर ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आया जिस पर शुबा किया जा सकता था। डेरे पर नौ नक्का और गामे के अलावा एक और आदमी भी था। वहीद नामी ये शख्स बिसरी शाह का रहने वाला था। वहाँ मेन रोड पर इसकी 5 सिगरेट की बहुत बड़ी दुकान थी। दुकान खूब सजी हुई थी। रात के वक्त तो बड़की कम की रोशनी में वो दुकान जगमगाती हुई नजर आती। शाम होते ही गाँव का तांता बन जाता, कारों की लाइन लग जाती। लोग बहुत दूर दूर से पान लेने के लिए आते थे। वहीद का मीठा पान पूरे शहर में मशहूर था। जो शख्स एक मर्तबा यहाँ से पान खा लेता, फिर उसका वो हमेशा के लिए गाहक बन जाता। एक अजीब सा नशा होता था वहीद के मीठे पान में। वहीद के कारोबार का अपना एक अंदाज था। वो पान में चूरने कत्ते के साथ ईवन की एक सलाई भी लगा लेता था। और यही वजह थी कि कोई शख्स एक मर्तबा यहाँ का पान खाने के बाद किसी और दुकान पर नहीं जाता था। पान के अलावा वहीद का हीरोइन का भी धंधा था। वो हीरोइन की फरोख्त के सिलसिले में बिसरी शाह के अलावा काचूपुरा और वसनपुरा के इलाकों को भी कवर करता था। उसके कारिंदे उन इलाकों में फैले हुए थे। वहीद पहले माजे बुज्जर से माल लेता था, लेकिन चंद रोज से वो शारिक के अड्डे से माल लेने लगा था। शारिक उस पर शुबा था क्योंकि वहीद की माजे गुज्जर से कोई अनबन नहीं हुई थी। बिलावजा किसी को छोड़ देने वाली बात शारिक की समझ में नहीं आई थी, इसलिए उसने गामे और दूसरे आदमियों को भी हदायत कर दी थी कि वही से लेन देन करते वक्त मोहतात रहा करे। और अब रात इतनी देर को अपने डेरे पर देखकर वो चौंके बगैर ना रह सका। शारिक माऊ, वही ने अलैक्स लैग के बाद कहा, मैं 9 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये अपना गामा पहलवान परों पर पानी नहीं पड़ने देता। कह रहा है कि पुड़िया भी नहीं है। ठीक ही कह रहा है, शारिक ने कहा। अगर माल होता तो तुम्हें जरूर मिल जाता। जाहिर है सारी हिलवन हमने तो घोल कर नहीं पी। लेकिन शारिक बाबू, वहीद ने कहा, मैं अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आया हूँ। तुम्हें अंदाजा है मेरा कितना नुकसान हो गया होगा। थोड़ा बहुत ही माल दे दो यार। तुम रोजाना हजारों रुपए सिर्फ फान से कमाते हो। तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे 4 आदमी अब भी दुकान पर बैठे धंधा कर रहे हैं, लेकिन बिलफर्ज 1-2 दिन तुमने धंधा ना भी किया तो दुमरे तो नहीं हो जाओगे। शहर के हालात देख रहे हो, माजे बुजुर्ग का अड्डा बंद हो चुका है। शहर में हर जगह छापे पड़ रहे हैं। इस वक्त माल होता भी तो हम किसी को ना देते, लेकिन गामा ठीक ही कह रहा है, हमारे पास माल नहीं है। 1-2 दिन सब्र कर लो, माल आ जाएगा तो निकाल लेना कसर। शारिक बाबू, वहीद ने कहा, अगर दाम बढ़ाकर माल बेचना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। नहीं मेरे दोस्त, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माल है ही नहीं, इसलिए दाम बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम जा सकते हो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है और वापस भी जाना है। वहीद चंद में उसकी तरफ देखता रहा, फिर मुंह लटकाए वापस चला गया। शारिक ने आते हुए गेट के अंदर की तरफ उसकी मोटरसाइकिल देख ली थी। कुछ ही देर बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? शारिक ने पूछा। सराज कोचवान, उसकी घोड़ी आज बीमार हो गई है, वो तांगा लेकर नहीं गया, बाजार के सामने वाले चबूतरे पर सो रहा है। गामे ने जवाब दिया। जाओ और कहो के आते का फाटक बंद कर दे या वहीं 4 पाई डालकर लेट जाए, किसी को अंदर ना आने दे। शारिक ने कहा। खैर तो है? गामे ने पूछा। हाँ खैर ही है, शारिक ने कहा। शहर के हालात अच्छे नहीं है, जिदा जिदा छापे मारे जा रहे हैं। 1-2 दिन अपना कारोबार बंद ही रखो। आज शाम को थाने के एक आदमी ने आकर बताया था कि 1-2 दिन में यहाँ किसी वक्त भी छापा पड़ सकता है। मैंने इसीलिए धंधा बंद करके सब कुछ यहाँ से हटा दिया है। वहीद को भी मैंने इसीलिए इनकार कर दिया था। गामे ने कहा। बहुत अच्छा किया तुमने। थाने से कौन आया था? शारिक ने पूछा। कांस्टेबल फजलदीन, उसे SHO ने भेजा था कि मुनशियात के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई बहुत ऊपर से हो रही है, इसलिए हम 2-3 दिन अपना काम बंद रखें। गामे ने बताया। ठीक है, शारिक ने कहा। जाओ उस रात को जदाकर फाटक पर भेज दो। गामा कब्र से निकलकर बाहर चला गया। शारिक नौलक्के की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो मुंह लटकाए बैठा था। तुम्हें क्या हुआ है नौलक्के? शारिक ने पूछा। गड़बड़ हो गई है शारिक बाबू, नौलक्के ने जवाब दिया। पुलिस ने नासर अली को हिरासत में ले लिया है। नासर अली कौन है? शारिक ने उलझी हुई नजर से उसकी तरफ देखा। बेरा बैनोई चुबुर्गी क्वार्टर वाला जहां समीना ने रात गुजारी थी। शारिक के मुंह से बेइख्तियार निकला। पुलिस को उसके बारे में कैसे पता चला? समीना के बाप ने पुलिस को रिपोर्ट लिखवा रखी थी।
पुलिस उसी रोल से तफ्तीश कर रही थी कि उस वक्त टैक्सी किसके घर आई थी। तुम जानते हो उस कॉलोनी में क्वार्टरों की तादाद भी ज्यादा नहीं। पुलिस आज नासर अली के घर तक पहुंच गई। उनके सामने वाले क्वार्टर में रहने वाली औरत ने भी पुलिस को बताया है कि उसने एक चादरपोश औरत को एक आदमी के साथ नासर अली के घर से निकलते देखा था। आदमी का जो उलिया उसने बताया है वो मेरा है। और समीना का बाप भी पुलिस को बेरा उलिया बता चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ, शारिक ने कहा। ये कब की बात है?